बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से आज हम लेक्चर नंबर 25 का आगाज कर रहे हैं और गुज़िश्ता 2 लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। लाइफ प्रोसेसेस का ये जो यूनिट है इसमें प्लांट्स के साथ साथ हम एनिमल्स को भी कवर करेंगे, लेकिन अभी प्लांट्स के टॉपिक्स चल रहे हैं। आज इंशाल्लाह ये प्लांट्स के टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में प्लांट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कवर किया था। ये पीएमसी का जो सिलेबस है 2022 का, तो इसमें आप देखिए कि हम कार्निवोरस या पैरासिटिक न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को अब तक कवर कर चुके हैं इसमें। इसके अलावा आपको वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट ये यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, बट आज हम जाइलम और फ्लोएम के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर या जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, और उससे रिलेटेड फिर वाटर पोटेंशियल और दीगर जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे प्रेशर पोटेंशियल्स के, वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ख़ास तौर पर प्लांट की ट्रांसपोर्ट से रेलेवेंट होगा। उसमें हम ये जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को बेसिकली डिस्कस करना है। फिर इंशाल्लाह कल से हम ये एनिमल्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ऑलरेडी वैसे ये रूट के ज़रिए अपटेक को तो कवर कर चुके हैं और पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको बता चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको जाइलम और फ्लोएम का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ फिर ये असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स के बारे में बताएंगे। जी, तो देखिए जाइलम और फ्लोएम इन दोनों टिश्यूज से आप लोग यकीनन वाकिफ हैं। जाइलम और फ्लोएम अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्लांट में किस टाइप के टिश्यूज हैं, तो इन दोनों को जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है या इनको वेस्क्यूलर टिश्यूज कहा जाता है, या बोथ ऑफ देम। कौन सी टर्म इनके लिए यूज की जाती है? दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज या वेस्क्यूलर टिश्यूज? सो एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर यूज फॉर, दोनों यूज की जाती हैं ये टर्म्स, ठीक है। दे आर नॉट ओनली कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्क्यूलर टिश्यूज। और ये जाइलम और फ्लोएम जिनको वेस्क्यूलर टिश्यूज कहा गया, कंडक्टिंग टिश्यूज, ये कौन से प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे? ये ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद होंगे या ट्रैक्योफाइट्स में मौजूद होंगे या दोनों में मौजूद होंगे? क्या समझते हैं आप? तो ये रिलेटेड बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स या फिर इन दोनों के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। कोई बात याद आती है आपको? एक्चुअली दे आर फाउंड इन ट्रैक्योफाइट्स। पता नहीं बच्चों को ये प्लांट्स क्यों नहीं याद होते। तो दे आर एक्चुअली फाउंड इन द ट्रैक्योफाइट्स, दे आर नॉट फाउंड इन द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स, दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ब्रायोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट फिर कैसे होती होगी? तो असल में ब्रायोफाइट्स होते ही बहुत छोटे साइज के प्लांट्स हैं और उनमें बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बट ट्रैक्योफाइट्स विच आर लार्ज प्लांट्स, they have definite conducting or vascular tissues by which water and minerals as well as organic solutes are transported. ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्लांट में गैसेस की ट्रांसपोर्ट भी होती है वाटर, मिनरल्स और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स के साथ साथ, सो आंसर इज नो। गैसेस आर नॉट ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी। गैसेस ऑलवेज प्लांट के वो पार्ट्स जिनको गैसेस की जरूरत होती है, यानी जैसे लीव्स, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो बाहर से डायरेक्टली एक्वायर होगी, और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली बाहर, और रात के वक्त जो रेस्पिरेशन की गैसेस हैं वो उनका एक्सचेंज होगा। इसी तरह से स्टेम में लेंटिसल्स के जरिए या फिर रूट अपने तौर पर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट गैसेस का बिल्कुल नहीं होता। तो प्लांट में कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं? वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स या ऑल ऑफ देम? तो एक्चुअली ये तीनों ही मैंने जो गिनवाए हैं ये
हाँ जी, ये तीनों ही दरअसल प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स हैं, ये तीनों ट्रांसपोर्ट होते हैं और इन तीनों को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए प्लांट के पास कौन कौन से टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। ओके, सो हमें ये ट्रांसपोर्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जाइलम और फ्लोएम को अंडरस्टैंड करना होगा और उसके बाद फिर इनके जरिए होने वाली इस ट्रांसपोर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वाटर बताया, दूसरा मिनरल, और कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, उसमें हार्मोन्स भी आ जाएंगे, प्लांट हार्मोन्स भी, उसमें ये सुक्रोज वगैरह और इस तरह के दीगर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में। अच्छा, तो अब देखिए जाइलम और फ्लोएम, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जाइलम के कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए जाइलम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम किस तरह का टिश्यू है, तो जाइलम इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक बीच में से स्लाइड लगता है गायब हो गई है। तो जाइलम के बारे में आपने ये याद रखना है कि जाइलम की नेचर क्या है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स भी है और परमानेंट भी है, ये दो प्रॉपर्टीज जाइलम के साथ अक्सर रिलेट की जाती हैं। इनको आपने याद रखना है कि ये जाइलम कॉम्प्लेक्स भी और परमानेंट भी है, परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स किस वजह से इसको कहा जा रहा है? कॉम्प्लेक्स इस वजह से कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। The tissue in plants which is made up of same kind of cell is called simple tissue, but xylem is not a simple tissue. It is composed of different kind of cell, therefore it is called complex tissue, and it is also known as permanent because it has no power of cell division. In plants, the cells which are capable to divide, they make मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक अलग टाइप का टिश्यू है प्लांट के अंदर जिसमें पावर ऑफ सेल डिवीजन होती है, लेकिन इसका अपोजिट है परमानेंट। इट हैज नो पावर ऑफ सेल डिवीजन, इट कैन नॉट डिवाइड। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज जाइलम की आपने याद रखनी है। जाइलम कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे। जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द जाइलम। जैसे वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कौन से हैं बोला, उसमें पहला है उसमें ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स इसकी प्रॉपर्टी, ये अब हम जितने भी इसके सेल्स पढ़ेंगे हर एक की प्रॉपर्टीज आपको पता हो क्योंकि इनके ऊपर सवालात बनेंगे। तो ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स, दे आर इलोंगेटेड सेल्स, दे आर द सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। आप देख रहे हैं कि ये ट्रैकीड सेल्स दिखाएं, सेंटर से थोड़े ब्रॉड होंगे और एंड्स इनके नैरो होंगे, टेपर्ड एंड होंगे, और हाईली थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। दे आर लिग्निफाइड सेल्स, लिग्निफाइड वॉल्स इनकी होंगी। लिग्निफाइड का मतलब है कि लिग्निन इज प्रेजेंट, और आपको याद है कि लिग्निन इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल या सेकेंडरी वॉल या मिडल लैमेला। हमने सेल वॉल भी पढ़ रखी है ना, secondary wall. Lignin is the component of secondary wall, so it means these cells have secondary wall as well. तो ये इस तरह के डेड सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स जो डेड भी हों, सेकेंडरी वॉल रखते हों, उन सेल को कौन से सेल्स की कैटेगरी में शुमार किया जाता है? उनको पैरन कायमा कहते हैं या उनको कोलन कायमा या स्क्लेरन कायमा। तो ये कौन से टाइप के सेल्स होंगे? दे आर एक्चुअली स्क्लेरन कायमा। सो दे आर स्क्लेरन कायमा टाइप ऑफ सेल्स। स्क्लेरन कायमा मीन्स दे आर डेड हाईली थिक वॉल्ड सेल्स। ओके, सो ट्रैकीड की मजीद प्रॉपर्टी देखिए कि ट्रैकीड का रोल क्या होगा। नंबर वन, ट्रैकीड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लांट बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड गिव सपोर्ट, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम के अंदर जो कंडक्टिंग सेल होगा वो ये ट्रैकीड है। इसको आपने याद रखना है कि दिस इज वन ऑफ द कंडक्टिंग सेल ऑफ द जाइलम दैट कंडक्ट व्हाट, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन में ये इन्वॉल्व होगा। ट्रैकीड के बारे में एक और आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ट्रैकीड्स ये जाइलम के वो सेल्स हैं विच आर यूनिवर्सली प्रेजेंट in the xylem tissue of all vascular plant. अभी हमने नाम लिया था वेस्कुलर प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइट्स।
तो ये जो नाम ट्रैकियोफाइट है वेस्क्यूलर प्लांट का, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जाइलम के कौन से सेल्स की वजह से ये नाम लिया गया, या वैसे जाइलम का नाम लिए बगैर भी पूछा जाए कि बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल द वेस्क्यूलर प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स, तो आपने ये ट्रैकीड्स को क्रेडिट देना है कि इनकी वजह से तमाम वेस्क्यूलर प्लांट्स ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये ट्रैकीड्स की आपने करैक्टरिस्टिक्स मुलाहिजा की। अब आप देखिए कि वेसल्स, जाइलम के अंदर जो दूसरे काइंड का सेल है उसे कहते हैं वेसल। वेसल्स भी डेड सेल्स हैं ट्रैकीड की तरह, दे आर ऑल्सो डेड सेल्स, दे आर ऑल्सो वेरी लॉन्ग सेल्स, लेकिन कंपैरेटिवली आपको ये ट्रैकीड के मुकाबले में लंबे नजर आ रहे हैं, ये छोटे। देखो ये आपको वेसल एलिमेंट एक वेसल सेल को कहते हैं, तो इसकी लेंथ देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसे पॉइंट आउट की हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रैकीड से ये लंबा सेल है, ये छोटा सेल है? शॉर्टर देन ट्रैकीड। ओके, वैसे लॉन्ग सेल्स हैं अपने तौर पर ट्रैकीड से छोटे होंगे। हाईली थिक वॉल्ड होंगे, ट्यूबुलर होंगे, यानी इनके एंड्स इस तरह नैरो नहीं होंगे, ये ट्यूब की तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल वेसल सेल्स। बहुत सारे वेसल सेल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह प्लेस होते जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस रो ऑफ द वेसल एलिमेंट, और इस तरह से ये पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट अ पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर इन द जाइलम। तो ये जो जाइलम वेसल्स आपको मैंने बताया ना, दे आर ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स। ट्रैकियोफाइट्स के हालांकि काफी सारे ग्रुप्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स को 4 सब डिविजन्स में क्लासिफाई किया जाता है, साइलोप्सीरा, लाइकोप्सीरा, स्फेनोप्सीरा, टेरोप्सीरा, और टेरोप्सीरा में भी एंजियोस्पर्म इज द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट रैंक पर ये मौजूद है। सो ओनली एंजियोस्पर्म्स हैव द वेसल सेल्स, whereas ट्रैकिड्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स? कौन से ट्रैकियोफाइट्स में ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं? क्या बताया आपको अभी? एंजियोस्पर्म में सर। ट्रैकियोफाइट्स के कौन से ग्रुप्स में ट्रैकिड्स प्रेजेंट हैं? क्या बताया था अभी? ऑल ट्रैकियोफाइट्स में ट्रैकिड प्रेजेंट हैं भाई। ट्रैकियोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं, दे ऑलवेज हैव ट्रैकिड्स। ट्रैकिड तो मैंने अभी बताया था ना बेटा, लेकिन वेसल्स कहां पर मौजूद हैं? दे आर ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। डोंट मिक्स बोथ ऑफ देम। तो हम पहले ट्रैकीड डिस्कस कर चुके हैं, अब वेसल्स कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं बीच में आपको वो बार बार जंप दिलवा रहा हूं ताकि ये रिलेट कर सकें हम उसको। अच्छा, तो अब आप देखिए कि जो वेसल्स होते हैं ये भी दरअसल कंडक्टिंग सेल्स हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाहिर है कि जाइलम का ओवरऑल रोल ही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, लिहाजा जो ट्रैकिड्स कर रहे थे वही काम ये भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैकिड्स के जरिए वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा इजी होगी या वेसल्स के जरिए ज्यादा इजी होगी, तो क्या समझते हैं आप? सब वेसल्स के जरिए ज्यादा इजी होगी। बिल्कुल, और वो इस वजह से कि वेसल्स में कोई दरमियान में क्रॉस पार्टीशंस नहीं है, दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू मेक अ ओपन पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ट्रैकिड्स में ऐसी सहूलत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंजियोस्पर्म्स और रेस्ट ऑफ द ट्रैकियोफाइट्स में कंपेयर करें तो विच प्लांट्स हैव मोस्ट एफिशिएंट जाइलम ट्रांसपोर्ट, एंजियोस्पर्म्स या फिर जेमनोस्पर्म्स या दूसरे, तो किस में मोस्ट एफिशिएंट जाइलम ट्रांसपोर्ट होगी? ऑब्वियसली जिसके अंदर वेसल्स होंगे, यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है भाई। अच्छा भाई, वेसल्स के मुतालिक एक और देखिए, मैंने अभी आपको ये रियलाइज करवाई थी कि दे आर शॉर्टर देन द ट्रैकिड्स बट दे फॉर्म पाइपलाइन इन द प्लांट बॉडी एज दे आर प्लेस वन अबव द अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये ट्रैकिड से छोटे होंगे, ये पॉइंट याद रखने वाला है। अच्छा, जाइलम फाइबर इज द थर्ड टाइप ऑफ सेल। तीसरा जो सेल आपको जाइलम में मिलेगा वो जाइलम फाइबर कहलाते हैं। ये भी अपने दूसरे रिलेटिव्स की तरह, यानी वेसल्स और ट्रैकिड्स की तरह, ये भी डेड सेल है, लेकिन वो दोनों थोड़े से ब्रॉड सेल्स थे। दिस इज वेरी मच नैरो सेल, ये बहुत पतला होगा, बहुत लंबा होगा, हाईली इलोंगेटेड। इनफैक्ट ये ट्रैकिड से भी लंबे होते हैं,
They are even longer than tracheids and highly thick walled, and they are also tapered at both ends. तो ये पतले पतले लंबे लंबे और नैरो पॉइंटेड एंड्स रखने वाले ये सेल्स, इनको कहा जाता है जाइलम फाइबर्स. तो ये जो जाइलम फाइबर्स हैं, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, यानी जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होते ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. ये बात इसको इग्नोर कर दें, ये गलत आ गई इधर, ये पैरेन्काइमा से रिलेटेड है, ठीक है. दे आर ऑल्सो डेड सेल, ये लिविंग नहीं है, इसको इग्नोर कर दें. सो जाइलम फाइबर्स आर ऑल्सो डेड सेल्स, दे डोंट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म. अच्छा, इन सेल्स के मुतालिक चूंकि हम एक प्रॉपर्टी का जिक्र बार बार करते रहे कि ये डेड सेल है, डेड सेल है, डेड सेल है, तो क्या इनके पास न्यूक्लियस होगा? यस सर होगा. नो, डेड सेल है तो अंदर से प्रोटोप्लाज्म सारा डिसइंटीग्रेटेड होता है. दे डोंट हैव न्यूक्लियस. क्या इनके पास साइटोप्लाज्म होगा? नॉट एट ऑल. नो सर, नो सर. क्या इनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी? यस सर होगी. नहीं होगी. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. अगर न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म जी, तो क्या इनके पास सेल वॉल होगी? होगी सर. हाँ, ये होगी. होगा ना सर. जी. होगा तो सेल बनेगा. बिल्कुल. तो सिर्फ ये सेल वॉल रखने वाले खोखले से सेल्स हैं, अंदर से जो ल्यूमेन है वो बिल्कुल खाली है. हाँ जी बेटा, तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इज द फोर्थ काइंड ऑफ सेल, और ये वाहिद लिविंग सेल्स हैं. इससे पहले बाकी जितने भी आपको मैंने जाइलम के सेल्स बताए वो सारे डेड थे, तो ये वाहिद लिविंग सेल है जाइलम के अंदर. ओवरऑल अगर आपसे मैं जाइलम के मुतालिक पूछूं कि जाइलम डेड टिश्यू है या लिविंग टिश्यू है, तो क्या शुमार करेंगे आप इसको? डेड है. डेड, क्योंकि 3 किस्म के सेल्स इसमें डेड हैं, तो ओवरऑल इसकी नेचर डेड सपोज की जाएगी. हालांकि इसके अंदर ये एक लिविंग सेल भी मौजूद है. तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, दे आर थिन वॉल. चूंकि लिविंग सेल्स हैं तो ये थिक वॉल नहीं हो सकते. दे आर एक्चुअली पैरेन्काइमा, नाम ही इनका पैरेन्काइमा है. सो दे आर थिन वॉल्ड, दे आर ब्रॉड सेल्स. बाकी जो सेल्स थे उनके मुकाबले में ये काफी ब्रॉड होते हैं. तो एंड आर, अच्छा, लेकिन वेसल से ज्यादा ब्रॉड नहीं होते. कीप इन योर माइंड, वेसल से कम ब्रॉड. सबसे ज्यादा ब्रॉड सेल अगर आपसे पूछा जाए जाइलम का कौन सा है, तो वो वेसल है. जैसे आपको ये इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि जो वेसल सेल है ये एज कंपेयर टू द अदर सेल ये सबसे ज्यादा डायमीटर शो कर रहा है. सो जो ब्रॉडेस्ट सेल होगा जाइलम का वो ये वेसल होगा. बहरहाल ये भी काफी ब्रॉड सेल्स कहलाते हैं. और इसके साथ साथ इनका रोल क्या है कि ये स्टोरेज का काम करते हैं. जब ये ट्रांसपोर्टेशन होगी जाइलम के जरिए तो टू सम एक्सटेंट वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, उसमें ये इन्वॉल्व होंगे. टेम्परेरली स्टोरेज करते हैं, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं करते. प्लांट के अंदर जो परमानेंट स्टोरेज सेल्स होंगे वो रूट के अंदर या फिर स्टेम के अंदर मौजूद है, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज में इन्वॉल्व है. ठीक है जी, तो इस तरह से ये कहानी थी जाइलम की. अब आइए जरा फ्लोएम के मुतालिक. तो जाइलम की तरह फ्लोएम ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. जैसे मैंने बताया था जाइलम के मुतालिक कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, तो ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ, इस वजह से कॉम्प्लेक्स है. और वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कौन से हैं भला? सीव ट्यूब एलिमेंट, companion cell, phloem parenchyma and the phloem fiber. These are 4 different kind of cells that combine together to make the phloem tissue. And like xylem, they are also permanent tissues, means they lack power of cell division. They are not capable to divide. जो डिवीजन की प्रॉपर्टी रखने वाले प्लांट सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक. दे आर मेरिस्टेमेटिक. जी, तो ये परमानेंट है. ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी जाइलम और फ्लोएम में कॉमनली पाई जाती हैं? कि दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, दोनों परमानेंट हैं, दोनों कंडक्टिंग है. बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? सर दोनों कॉम्प्लेक्स है, दोनों परमानेंट. तीनों ही प्रॉपर्टीज कॉमन है, यानी ये कॉम्प्लेक्स भी हैं, दोनों परमानेंट भी हैं और ये कंडक्टिंग टिश्यूज भी हैं. बिल्कुल. तो ये इस तरह के कॉमन पॉइंट्स, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए. यहाँ से अगर सवाल बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे और वो आप इजीली सॉल्व करते जाएंगे. अच्छा, आप देखो ये जो फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं उसमें सीव ट्यूब का हमने नाम लिया. तो सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स
और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जाइलम इसके फ्लोएम के वाहिद कंडक्टिंग सेल्स हैं दैट ट्रांसलोकेट द सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। खास तौर पर वो ऑर्गेनिक सोल्यूट सुक्रोज होता है जिसके सॉल्यूशन को ये ट्रांसलोकेट करते हैं। अच्छा, दे आर फॉर्म्ड बाय द प्लेसमेंट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स वन अबव द अदर, यानी एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट। इस तरह से ये सीव ट्यूब सेल्स फॉर्म होते हैं। जैसे आप देखिए कि दिस इज सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट एंड दिस सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट is narrow from the center. These cells are actually narrow at the center और इनके ends आपको comparatively broad लग रहे हैं। वो जो अभी हमने जाइलम में ट्रैकीड्स पढ़े थे ना, वो दरमियान से मोटे और एंड्स नैरो थे। ये उसकी बिल्कुल अपोजिट शेप है। ये सेंटर से नैरो और एंड्स इनके थोड़े ब्रॉड होंगे। और इसके साथ साथ ट्रांसवर्स और ओब्लीक पोर बियरिंग पोर्शन इनके पास मौजूद होगा। दिस पोर बियरिंग पोर्शन इज कॉल्ड सीव प्लेट। तो इस तरह से सीव ट्यूब के दोनों एंड के ऊपर ये ट्रांसवर्स या फिर इस तरह थोड़ा ओब्लीकली प्लेस्ड ये सीव प्लेट मौजूद होगा जो हाईली पोरस स्ट्रक्चर है और इसकी वजह से एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में ट्रांसलोकेशन मुमकिन हो सकेगी। सीव ट्यूब एलिमेंट काइंडली वो बता दें कि ये आपने बताया ये कैसे होते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल सीधा ही लग रहा है, मतलब कहीं से मोटा कहीं से पतला लग ही नहीं रहा। तो साथ साथ मैं बोल भी तो रहा हूं ना, मेरे अल्फाज की भी कोई अहमियत है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो फिर उसको भी एडमिट कीजिए ना बेटा। देखो मैं साथ साथ बोल कर आपको समझा भी रहा हूं कि अगर कोई नजर चूक जाए या समझ में ना आए शक्ल देखकर तो मेरी अल्फाज पे भी गौर कीजिए। मैंने जब ये कहा है कि दरमियान से नैरो हैं, इधर लिख के भी दिखाया है, तो आपको एतबार क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो आप इस पे यकीन रखिए कि ये दरमियान से नैरो और ये एंड से थोड़े ब्रॉड हैं। चले आपको ये देखिए, आप थोड़ा सा ज़्यादा वाजे तौर पे दिखाई दे रहा होगा। अब ठीक है जी सर, अब नजर आ रहा है। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये इस तरह से दरमियान से नैरो और एंड से ब्रॉड सेल्स होते हैं। सही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि द सीव ट्यूब एलिमेंट्स और इसके साथ साथ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल इनके बहुत करीबी दोस्त होते हैं। कंपेनियन नाम ही उनको इसी वजह से दिया गया है कि दे आर फ्रेंड्स ऑफ द सीव ट्यूब। दरअसल मसला ये है कि जो सीव ट्यूब है दे आर लिविंग सेल्स बट दे डोंट हैव न्यूक्लियस। ये एक एक्सेप्शनल केस है। अभी हमने बात की थी ना जाइलम के मुतालिक कि उनमें डेड सेल्स है और उनमें न्यूक्लियस नहीं था। वो तो चले बात समझ में आती है कि वो डेड है और न्यूक्लियस नहीं, बट सीव ट्यूब इज एन एक्सेप्शनल केस। इट इज लिविंग सेल लेकिन इसके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। लिहाजा इस सीव ट्यूब एलिमेंट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहे हैं? इसके कंपेनियन सेल्स। तो टुगेदर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट दैट act as a conducting channel and are involved in the transport of organic solutes। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं जिनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होगी। अच्छा, तो अब देखिए कि कंपेनियन सेल्स जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड कंपेनियन सेल, जैसे ये सीव ट्यूब थे तो इसके साथ ये कंपेनियन सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड एनर्जी टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स फॉर देयर एक्टिविटीज। क्योंकि खुद इनके पास तो न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर वो एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ भी नहीं चल रही हैं, लिहाजा जो भी कुछ खर्चा करना होगा वो कंपेनियन सेल्स करेंगे। तीसरे और चौथे नंबर पर जो सेल्स आते हैं यहाँ पर वो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स ये आपने जाइलम के अंदर भी ये दोनों सेल्स देखे, वहां पर इनका नाम जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर था। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा की तरह फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग सेल्स हैं एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरेज। लेकिन अनलाइक द जाइलम पैरेन्काइमा दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। वो जो जाइलम पैरेन्काइमा थे वो क्या स्टोर करते थे? वो वाटर और मिनरल स्टोर करते थे, लेकिन ये ऑर्गेनिक सोल्यूट स्टोर करेंगे। जबकि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स आर वेरी थिक वॉल्ड सपोर्टिंग सेल्स एंड दे आर द ओनली डेड सेल्स इन द फ्लोएम। तो आपने नोट किया कि जाइलम के अंदर टोटल 4 किस्म के सेल्स हैं जिसमें से 3 डेड और 1 लिविंग है, और फ्लोएम में भी 4 किस्म के सेल्स हैं जिसमें 3 लिविंग और 1 डेड है।
तो ये आपने डेड और लिविंग सेल्स इन जाइलम और फ्लोएम के इनको अच्छी तरह याद रखना है, इनके फंक्शंस को क्लियरली याद रखना है ताकि इनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो इजीली आप टैकल कर सकें। अब आइए जी, इनके जरिए जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है। तो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है उसको कहते हैं असेंट ऑफ सेप, या इसको जाइलम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, असेंट ऑफ सेप और जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाइलम ट्रांसपोर्ट। ओके, तो व्हाट इज जाइलम ट्रांसपोर्ट और असेंट ऑफ सेप? इट कैन बी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्लांट्स ने रूट्स के जरिए सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को अपटेक किया था ना, और मैंने आपको बताया था कि रूट एपिडर्मल सेल्स में जब वाटर और मिनरल्स अपटेक हो जाते हैं तो फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स दीज वाटर एंड मिनरल्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीच टू द जाइलम ऑफ द रूट। जब ये जाइलम ऑफ द रूट में ये पहुंच जाएंगे तो फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट these water and minerals move upward towards the leaves, क्योंकि इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो लीव्स हैं। क्यों लीव्स के अंदर क्यों पहुंचना होता है वाटर और मिनरल्स को? व्हाट इज द पर्पस? क्या लीफ इनको वाटर और मिनरल्स को स्टोर करता है? क्या लीफ वाटर और मिनरल्स का स्टोर हाउस है? इस वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सर यहाँ से ट्रांसपायर होना होता है ना वाटर? ट्रांसपायर होना होता है? नो, एक्चुअली लीफ हैज टू स्टोर, चाहिए होता है ना फोटोसिंथेसिस में H2O। हाँ, तो लीफ has to utilize the water and minerals in photosynthetic activity. So this is स्टोर तो नहीं जी, this is the major purpose. आप स्टोर का क्या कह रहे हैं बेटा? सर आपने पूछा था ना स्टोर, तो मैंने कहा सर स्टोर तो नहीं करते। हाँ, स्टोर नहीं करते, बिल्कुल। तो असल मकसद ये लीव्स तक इनको जाने का ये है कि लीफ में इनकी यूटिलाइजेशन होनी है, इनकी सिमुलेशन होनी है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है भाई, तो अब आप देखो कि ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है चूंकि जाइलम के जरिए प्लांट बॉडी के अंदर, और अगेंस्ट द ग्रेविटी की मूवमेंट हो रही है, तो यहां पर लाजमी तौर पर कोई कंसिडरेबल फोर्स होनी चाहिए जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सके। सो उस कंसिडरेबल फोर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्ट थ्योरी। टैक्ट थ्योरी, इसको कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोहेजन टेंशन थ्योरी, ये भी इसका अल्टरनेटिव नेम है। या फिर इस थ्योरी को ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी भी कहा जाता है। दिस इज अनदर अल्टरनेटिव नेम, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। अच्छा, तो ये जो टैग थ्योरी है ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द टैग थ्योरी 4 फैक्टर्स, टी, ये जो टैक्ट का टी है इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपरेशन पुल, ए ऑफ द टैक्ट स्टैंड्स फॉर एडहेजन, सी ऑफ द टैक्ट स्टैंड्स फॉर कोहेजन, एंड द टी जो दूसरा टी है इट स्टैंड्स फॉर टेंशन। सो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल एक फोर्स स्टैब्लिश होगी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो टैक्ट के कंपोनेंट्स में ये जो 4 बताएं कंपोनेंट्स, इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि असल फोर्स यही है, ट्रांसपरेशन पुल। इसी वजह से समटाइम्स दिस थ्योरी इज नोन एज ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी। सो ये जो ट्रांसपरेशन पुल है ये क्या चीज है और फिर बाकी कंपोनेंट्स क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ट्रांसपरेशन पुल किसे कहते हैं। ट्रांसपरेशन एक एक्टिविटी आप जानते हैं, दिस इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स स्पेशली थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, क्योंकि तकरीबन जो टोटल वाटर लॉस हो रहा होता है वेपर्स की फॉर्म में, ट्रांसपायर हो रहा होता है, उसका 90% ये स्टोमेटा के जरिए लॉस हो रहा होता है। सो इस वजह से ये मेजर फॉर्म है ट्रांसपायरेशन की। ये ट्रांसपायरेशन कैसे होती है? तो देखो होता यह है कि जब आउटर एयर ड्राई हो जाएगी, तो आउटर एयर जब ये ड्राई हो जाती है तो इस ड्राइड आउटर एयर का वाटर पोटेंशियल ये लीफ इंटरसेलुलर स्पेस के वाटर पोटेंशियल से लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा? हमने कल वाटर पोटेंशियल का आइडिया डिस्कस किया था, लो हो जाएगा। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ द आउटर एयर बिकम्स लो देन द लीफ इंटरसेलुलर स्पेस, और लीफ इंटरसेलुलर स्पेस चूंकि उस वक्त वाटर वेपर से सैचुरेटेड होगी, यहां पर लॉट ऑफ वाटर वेपर्स होंगे, तो व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द एयर बिकम्स लो देन द leaf intercellular space, तो water vapors begin to move out of the leaf,
through the stomata. So in this way transpiration occurs. अच्छा, ये जो ट्रांसपायरेशन यहां पर होगी, इस ट्रांसपायरेशन की वजह से लीफ इंटरसेलुलर स्पेस के वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा? जब वेपर्स यहां से कम हो निकल जाएगा। जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द लीफ इंटरसेलुलर स्पेस बिकम लो। जब यहां पर वाटर पोटेंशियल लो होगा तो ये लीफ इंटरसेलुलर स्पेस के जितने भी सराउंडिंग सेल्स आप देख रहे हैं, तो इन सराउंडिंग सेल्स में भी वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जब लो होगा तो ये सराउंडिंग सेल के अंदर उस वक्त वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो सराउंडिंग सेल में से वाटर ड्रेग होकर लीफ इंटरसेलुलर स्पेस को सैचुरेट करेगा और इन सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा। ये फिर अपने पिछले सेल से वाटर को खींचेंगे क्योंकि उनके पास वाटर ज्यादा होगा। जब उनसे वाटर निकल आएगा तो वो अपने पिछले सेल से खींचेंगे। लिहाजा जैसे जैसे ये ट्रांसपायरेशन होती रहेगी तो इसके वजह से हर पिछला सेल अपने पिछले सेल से वाटर को खींचता चला आएगा और इस तरह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू दिस ट्रांसपायरेशन। दिस पुलिंग फोर्स विच इज क्रिएटेड इन द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। ये ट्रांसपायरेशन पुल ना सिर्फ ये लीफ के मेसोफिल सेल्स तक मौजूद होता है, बल्कि ये इसका जो इफेक्ट है ये आगे जाइलम तक जा पहुंचता है। तो जाइलम के अंदर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपायरेशन पुल वो यूं खिंचते चले आते हैं। क्यों खिंचते चले आते हैं भाई? उनमें क्या ऐसी खास बात है? दरअसल जाइलम के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर ये कुछ दीगर फैक्टर्स कार फरमा है। मिसाल के तौर पर एडहीजन का वहां पर इफेक्ट है, कोहिजन का इफेक्ट है। ये दोनों क्या चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें वाटर की प्रॉपर्टीज में, कि देखो वाटर मॉलिक्यूल जब अपने किसी कंटेनर की वॉल के साथ अट्रैक्शन शो करता है जिसे एडहीजन कहते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं कोहिजन। सो बिकॉज ऑफ दिस कोहिजन एंड एडहीजन वाटर मॉलिक्यूल्स यूं एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और इसमें एक और फोर्स जो कंट्रीब्यूट करेगी वो है टेंशन। टेंशन दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहा जाता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज एक्चुअली द टेंशन। सो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इज एस्टेब्लिश इन द जाइलम। आप देखिए ये जाइलम सेल्स दिखाएं, जाइलम वेसल्स, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इनको मैग्नीफाई करके दिखाएं कि दीज वाटर मॉलिक्यूल्स मेक अ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ वाटर, दे मेक अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे ये ट्रांसपायरेशन होती जा रही है लीफ में, और इस ट्रांसपायरेशन की वजह से जो पुल क्रिएट हुआ है वो जाइलम तक जब अपना इफेक्ट कॉज करता है, तो जाइलम के अंदर मौजूद वाटर, चूंकि वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग की शक्ल में थे, तो वो साथ साथ वो ऊपर मूव करते आते हैं। यानी ये पुल इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत जो टॉल ट्रीज दुनिया में मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेडवुड ट्रीज, ये तकरीबन कोई 120 मीटर टॉल हाइट रखते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में पाए जाने वाली ये रेडवुड ट्रीज, दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर हाइट। तो इस हाइट वाले प्लांट में भी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपायरेशन पुल वाटर कैन बी इजिली मूव अपवर्ड। ठीक है, तो ये ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से ना सिर्फ वाटर यूं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, बल्कि रूट जो सॉइल में से वाटर को अपटेक कर रही होती है उसके ऊपर भी इस पुलिंग फोर्स का इफेक्ट हो रहा होता है। और अमूमन ये देखा गया है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा वही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होता है थ्रू द रूट, बशर्ते ये कि रूट के अंदर ये सॉइल के अंदर वाटर मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि प्लांट को किसी ड्राई सॉइल में खड़ा किया हुआ है तो आप अज्यूम करें कि जैसा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऊपर होगा तो साथ उतनी एब्जॉर्प्शन भी होगी, ऐसे नहीं होगी। सही। अच्छा, तो ये जो टैग थ्योरी थी, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द असेंट ऑफ स्टेप। बट बिसाइड टैग थ्योरी, जी अबिहा मरियम क्या कहती हैं आप? सर मुझे ना एक चीज यहाँ से मसला करती है कि देखिए हम कहते हैं मॉलिक्यूल, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहेंगे उसको कोहेजन कहते हैं। ठीक है, फिर हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब जब एक चीज है कोहेजन, फिर हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं? एक बात को दो दफा क्यों करते हैं? देखो, जो कोहेजन है ना वो एक अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन के नतीजे में जो एक बॉन्ड स्टैब्लिश हुआ उसको टेंशन कहा गया है। वो बॉन्ड है।
समझ आई बात? यानी दोनों के अंदर एक एफिनिटी थी, दोनों में एक एफिनिटी थी। वो एफिनिटी क्या है? एफिनिटी का मतलब है रिलेशनशिप। तो वो एफिनिटी कोहेजन है, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बना है दरमियान में दोनों के, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया गया, दैट इज एक्चुअली द टेंशन। तो कोहेजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम ये ऑलरेडी वाटर की प्रॉपर्टीज में ये चीजें पढ़ चुके हैं। क्लियर? ओके सर। ओके अच्छा बेटा, तो देखो ये मैं बता रहा था कि जो टैग थ्योरी है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टू एक्सप्लेन द सेंट ऑफ सैप, बट बिसाइड टैग थ्योरी देयर आर सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट्स which are followed. मिसाल के तौर पर one of them is called the root pressure theory. One of them is root pressure theory, and the second one is known as imbibitional theory. Imbibitional theory. So ये भी कुछ contributing forces हैं which are also responsible for ascent of sap. देखो रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है? रूट प्रेशर थ्योरी ये कहती है कि रूट में ये जो जाइलम टिश्यू होता है सेंटर के अंदर, ये रूट एपिडर्मल सेल्स, और उसके बाद फिर कॉर्टिकल सेल्स, और उसके बाद फिर आगे एंडोडर्मिस, और फिर आखिर में ये फिर जाइलम फ्लोएम आ जाता है। तो ये कहते हैं कि ये जो रूट के जाइलम सेल्स हैं, जब इन सेल्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, तो मिनरल्स की डिपोजिशन की वजह से रूट जाइलम सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं किसके मुतालिक बता रहा हूँ कि रूट जाइलम सेल्स के मुतालिक बात हो रही है। किसके मुतालिक? रूट जाइलम सेल्स। तो रूट जाइलम सेल्स, इन सेल्स के अंदर ड्यू टू मिनरल डेपोजिशन, सबसे पहले यहां पर मिनरल्स की डेपोजिशन होगी, तो ड्यू टू मिनरल डिपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता इसका जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब भी सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है तो सोल्यूट पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है भाई? फिर कम हो जाता है। वेरी गुड, कम हो जाएगा। और वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा? वो भी, फिर वाटर पोटेंशियल वो भी कम हो वो भी जाएगा। कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा तो वाटर पोटेंशियल विल आल्सो बी डिक्रीज ड्यू टू मिनरल डिपोजिशन इन द रूट जाइलम सेल। और यही वजह है कि जब ये रूट जाइलम सेल में वाटर पोटेंशियल लो होगा तो साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी वहां से वाटर ज्यादा तेजी से रूट जाइलम सेल के अंदर मूव करेगा, क्योंकि जितना ये ग्रेडियंट स्टीप होता जाता है उतना ये मूवमेंट फास्ट होती जाती। सो ये वाटर जब ये रूट जाइलम सेल्स के अंदर मूव करता है, देखो पहले मिनरल डिपोजिशन हुई है और अब क्या हो रहा है? अब वाटर यहां पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, वाटर इज एंटर्ड। तो ये जो वाटर की एंट्री है, वाटर इज एंटर इन द रूट जाइलम सेल्स, वाटर की एंट्री की वजह से यहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, देखो जाइलम सेल्स के अंदर जब ये मिनरल्स डिपॉजिट हो गए, उसका सोल्यूट पोटेंशियल लो हो गया, वाटर पोटेंशियल लो हो गया, यानी एक सॉल्यूशन बन चुका है ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड हो तो ऐसी सूरत में वहां पर प्रेशर पोटेंशियल में क्या चेंज आता है? वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है? कल हमने क्या पढ़ा था? फिर इंक्रीज हो जाता है। तो अब जैसे जैसे वाटर एंटर होगा तो यहां पर प्रेशर पोटेंशियल बनेगा। ये जो प्रेशर पोटेंशियल वाटर के एंटर होने से बन रहा है, इसी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे रूट जाइलम सेल्स के अंदर स्टैब्लिश हुआ है, दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। What is root pressure? Root pressure is the hydrostatic pressure which is developed in the root xylem cells due to the deposition of minerals first of all and then due to the entry of the water. ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे रूट प्रेशर का है, लोग कहते हैं कि ये प्रेशर दरअसल वाटर और मिनरल्स को ऊपर की जानिब धकेलता है, उसको मूव करवाता है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है जो असेंट ऑफ सैप परफॉर्म करती है। तो कुछ लोगों का तो ये ख्याल था, जो इसके सपोर्टर्स थे, कि ये जो ट्रांसपर्शन, ये रूट प्रेशर है, यही असल में असेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब मजीद इन्वेस्टिगेशंस हुई तो ये पता चला कि अगर किसी प्लांट में मैक्सिमम रूट प्रेशर रिकॉर्ड किया गया हो तो वो कितना हमें मिलता है? तो वो तकरीबन कोई 800
किलो पास्कल के किलो पास्कल करीब मिलता है। लेकिन जो रूटीन में रूट प्रेशर आमतौर पर प्लांट्स में पाया जाता है वो तकरीबन 100 to 200 किलो पास्कल के आसपास मौजूद है। यानी इवन अगर ये जो मैक्सिमम रूट प्रेशर जो मैंने 800 किलो पास्कल बताया आपको, अगर ये मैक्सिमम रूट प्रेशर भी तमाम प्लांट्स में मौजूद हो तो ये भी इनसफिशिएंट है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू सच टॉल हाइटेड प्लांट्स, जैसा कि अभी आपको रेडवुड ट्रीज की एग्जांपल बताई। चलें, ये छोटे प्लांट्स में तो मान लिया कि रूट प्रेशर असेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन इस तरह के बड़े प्लांट्स में रूट प्रेशर इज नॉट द ओनली फोर्स। तो इसके मुकाबले में जो ट्रांसपायरेशन पुल है इट इज मोर एक्सेप्टेबल। क्लियर होगी बात। इसी तरह से एक और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इम्बाइबिशनल थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू इम्बाइबिशनल थ्योरी कि ये जितने भी, जी आदिल क्या कहते हैं आप? सर ये जो गुटेशन का कॉन्सेप्ट सर जो रूट प्रेशर से लिंक किया जी जाता है बिल्कुल स्मॉल ग्रासेस, बिल्कुल सर वो थोड़ा बता बिल्कुल। देखो ये जो रूट प्रेशर है ना, इसके लिए हमने एक तो इसका रोल डिस्कस किया कि रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगरचे ये एक सोल फोर्स नहीं है बट इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फोर्स। लेकिन रूट प्रेशर के साथ कुछ और प्रोसेसेस को भी लिंक किया जाता है। मसलन और प्रोसेसेस कौन से हैं? जैसे प्लांट्स में गुटेशन और आल्सो नोन एज एक्सुडेशन, इसको गुटेशन या एक्सुडेशन कहा जाता है। सो दिस गुटेशन और एक्सुडेशन इज आल्सो लिंक्ड विद रूट प्रेशर। व्हाट इज गुटेशन और एक्सुडेशन? दिस इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। ऐसे लीफ के मार्जिन से, ये सपोज करें ये लीफ है, ठीक है, तो इसके मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लूज हो रहा होता है। अगर वाटर वेपर्स की शक्ल में लॉस हो तो उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और अगर ये वाटर इस तरह ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लॉस हो तो इसे कहते हैं गुटेशन। दरअसल ये जो मार्जिन्स ऑफ द लीव्स होते हैं, यहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड हाइडाथोड्स। उन्हें क्या कहते हैं? हाइडाथोड्स, या वाटर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी कहा जाता है, हाइडाथोड्स। सो ये जो हाइडाथोड्स हैं और वाटर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, they are situated in the margins of the leaf. Through these hydathodes, water can move in the form of droplet. So this loss of water in the form of droplet is called guttation or exudation. अमूमन ये जो गटेशन या एक्सुडेशन है ये दिन रात हो रही होती है, लेकिन हमें दिन के वक्त इतना पता नहीं चल रहा होता कि दिन के वक्त चूंकि गर्मी ज्यादा होती है तो ड्रॉपलेट्स फौरन ड्राई हो जाते हैं, बट रात को ये गटेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो गटेशन के मुतालिक ये कहा जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। गटेशन इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। इसके अलावा, गटेशन के अलावा बाज प्लांट्स में ब्लीडिंग भी हो रही होती है। नाउ व्हाट इज ब्लीडिंग? टर्म ब्लीडिंग इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर the secretion of certain phloem saps। मिसाल के तौर पर जैसे वो जो व्हाइट से हाँ, फ्लोएम सैप नहीं, जाइलम सैप। जैसे किसी जगह पर अगर प्लांट में कोई कट लग जाए तो कट वाली साइड से आप देखेंगे कि उसका जो जाइलम सैप है वो बाहर ऊज करना शुरू कर देगा। जहां पर कहीं कट लगेगा, नॉर्मल प्लेस से नहीं, कट वाली साइड से, तो कट साइड से जो उसका जाइलम सैप बाहर निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। सो ये जो ब्लीडिंग है दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। ठीक है, तो ये आपने दोनों मजीद जो एक्टिविटीज हैं इनको याद रखना है, इस रूट प्रेशर के साथ एसोसिएटेड। यानी ओवरऑल 3 डिफरेंट प्रोसेसेस रूट प्रेशर के साथ एसोसिएट करके, असेंट ऑफ सैप, गटेशन एंड ब्लीडिंग। जी बताइए बेटा। सर वो एक पौधे होते हैं जिनका पत्ता तोड़ते हैं तो उनमें से वाइट सा फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, लेटेक्स, उसको भी ब्लीडिंग में शुमार किया जाएगा। वो भी bleeding होती है इसके साथ। जी, उसको भी ब्लीडिंग में शुमार किया जाएगा, बिल्कुल। वो उसका एक फ्लूइड होता है, लेटेक्स उसको कहा जाता है। अच्छा भाई, तो इम्बाइबिशनल थ्योरी एक और एक फोर्स है। इसके मुताबिक जाइलम की वॉल्स चूंकि हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स में मुश्तमिल हैं, तो जब ये वाटर और मिनरल्स अपटेक होते हैं रूट में, तो यहाँ पर चूंकि वॉल्स हाइड्रोफिलिक हैं, वो वाटर और मिनरल्स को अपटेक कर लेंगी। जैसे हमने कल वो एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी तरह से ये वाटर और मिनरल्स सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करना शुरू कर देंगे।
तो ये जो फेनोमेनॉन होता है ना कि किसी भी हाइड्रोफिलिक मटेरियल के जरिए वाटर यूं एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसा कि आप देखिए टिश्यू, आप एक टिश्यू लीजिए, उसका एक एंड अगर पानी में डिप किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पानी उस पूरे टिश्यू में फैल जाएगा। टिश्यू ये जो साफ करने के लिए हम टिश्यू यूज करते हैं ना, वो बायोलॉजी वाला टिश्यू नहीं, ठीक है, पेपर टिश्यू। तो उस टिश्यू में आप देखिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर आगे मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह से ये जो बोर्ड पर लिखने वाले चाक को आप पानी में रखें तो उसके अंदर वाटर ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। सो इस इम्बाइबिशन की वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। हालांकि ये भी कोई इतनी मेजर फोर्स नहीं है कि बड़े बड़े टॉल ट्रीज के अंदर असेंट ऑफ सैप के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो। बहरहाल ये भी किसी हद तक एक कंट्रीब्यूटिंग फोर्स मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी जाइलम ट्रांसपोर्ट। अब आइए जी ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, जिसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज, सर इम्बाइबेशन थ्योरी तो बताई नहीं आपने, इसको तो सर हम रूट प्रेशर पढ़ते रहे। मैंने ये आखिर में क्या बताया बेटा? मुझे पता ही नहीं चला सर। ओहो, देखो इम्बाइबिशनल थ्योरी में ही तो मैंने ये बताया कि रूट के जो सेल्स हैं उनमें चूंकि हाइड्रोफिलिक मटेरियल मौजूद है उसकी वॉल के अंदर, तो वो हाइड्रोफिलिक मटेरियल वाटर को यूं सक कर लेता है। तो ये जो सकिंग एबिलिटी होती है किसी भी हाइड्रोफिलिक मटेरियल के जरिए वाटर की जो सकिंग एबिलिटी है, उसको इम्बाइबिशन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है चॉक की या टिश्यू पेपर की, तो ये सुनी नहीं आपने? एग्जांपल सुनी, मुझे पता नहीं चला। चले, तो ये यही चीज इम्बाइबिशन होती है। ठीक है, अच्छा बेटे, तो उसके बाद देखो ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड, और ये प्रिपेयर्ड फूड ऑर्गेनिक नेचर का होता है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, इसमें यहां पर अगर हम डायरेक्शन को यूं पॉइंट आउट करें कि भाई ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड होगा, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इसकी डायरेक्शन को करेक्टराइज करने के लिए हम आमतौर पर वर्डिंग यूज करते हैं कि इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम अ सोर्स टुवर्ड्स अ सिंक, इस डायरेक्शन में ये होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज अ सोर्स एंड व्हाट इज अ सिंक। ठीक है, दोनों में से ये क्या है? ये सोर्स से सिंक की तरफ ये मूवमेंट होती है। तो सोर्स क्या चीज है? सोर्स बेसिकली एक ऐसा एरिया होगा प्लांट बॉडी के अंदर जहां से फूड की सप्लाई होगी। दिस इज द एरिया ऑफ द सप्लाई ऑफ द फूड। और ये एरिया ऑफ द सप्लाई ऑफ फूड क्या हो सकता है भला? ये कोई लीफ हो सकता है जी, ये कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन हो सकता है जैसा कि लीफ, या ये कोई स्टोरेज ऑर्गन हो सकता है जैसे कि रूट। जब ये रूट फूड को स्टोर कर रही होगी, फूड को स्टोर कर चुकी होगी और वहां से फिर फूड सप्लाई हो रहा होगा, सो एट दैट टाइम दैट स्टोरेज ऑर्गन कैन आल्सो बी एक्ट एज अ सोर्स। तो जिसके पास भी हो सकती जी बेटा, सर स्टेम भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी ये दो फंक्शंस आपने याद रखने कि जिस बॉडी पार्ट में फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो फूड बनाने के बाद उसको आगे सप्लाई कर सकता है, या जिसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है फूड वो आगे उसको सप्लाई कर सकता है किसी जगह पर। सो ये दो तरह के ऑर्गन्स दरअसल सोर्स होते हैं। और इसी तरह से सिंक की टर्म हम किसके लिए यूज करेंगे? सिंक इज द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन से क्या मुराद है? जैसे किसी ऑर्गन में अगर फूड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अगर फूड यूटिलाइज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसा कि फ्रूट के अंदर फूड का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। इसी वजह से फ्रूट का जो टेस्ट है वो जैसे जैसे राइप कर रहा होगा तो वो मुसलसल चेंज हो रहा होता है। या फिर इसी तरह से जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर फूड की स्टोरेज हो रही है, उस वक्त वो सिंक के तौर पर एक्ट करेंगे। तो आपने देखा कि जो स्टोरेज ऑर्गन है वो पहले पीरियड में जब उनमें स्टोरेज हो रही थी तो उस वक्त वो सिंक है, और बाद में जब स्टोरेज हो जाएगी तो वो सोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कि लीफ प्योरली अ सोर्स, चूंकि ये फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन है, एंड द फ्रूट इज पर्टिकुलरली अ सिंक, चूंकि वो फ्रूट स्टोर कर लेता है फूड को। खुद प्लांट उस फूड को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। हाँ, अलबत्ता जब वो हमारे नसीब में आता है फ्रूट तो उससे हमें जरूर फूड हासिल हो रहा होता है, लेकिन प्लांट बॉडी अपने फ्रूट से फूड नहीं हासिल कर पाएगी। तो दिस इज पर्टिकुलरली अ सिंक। ऑन द अदर हैंड आप रूट को देख लीजिए या फिर आप स्टेम को देखें,
तो ये दरअसल आपको दोनों के तौर पर एक्ट करते हुए नजर आएंगे, कभी ये सोर्स और कभी ये सिंक। अच्छा, तो अब ये जो ट्रांसलोकेशन हो रही है, जिस मटेरियल की ट्रांसलोकेशन हो रही है उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसकी कंपोजिशन को हम रिवील कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द हनी ड्यू। व्हाट इज हनी ड्यू? हनी ड्यू दरअसल ये टर्म यूज की जाती है उस ड्रॉपलेट के लिए जो कि एफिड की बॉडी से बाहर ऊज करता है। एफिड बेसिकली एक प्लांट पैरासाइट है। एफिड क्या चीज है? दिस इज अ प्लांट पैरासाइट। इस एफिड के एंटीरियर एंड के ऊपर एक छोटा सा पार्ट मौजूद होता है, उसको कहते हैं स्टाइलेट। ये उसका माउथ पार्ट है, जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज। तो ये अपने स्टाइलेट को, ये इतना तेज स्टाइलेट होता है और इतना स्टिफ होता है ये स्टाइलेट कि ये उस प्लांट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाता है, जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज। और ये अपने स्टाइलेट को अंदर पेनिट्रेट करके उसके फ्लोएम में से सैप को सक करना शुरू कर देता है, और ये उस सैप को सक करने में इतना मगन हो जाता है कि इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग से आपको ये ड्रॉपलेट यूं ऊज करता हुआ नजर आएगा। दिस ड्रॉपलेट इज कॉल्ड हनी ड्यू। एक्चुअली दिस ड्रॉपलेट हैज द सेम कंपोजिशन व्हिच इज फाउंड इन द फ्लोएम सैप। तो इसकी कंपोजिशन को जब हमने एनालाइज किया तो हमें रिवील हुआ कि 10 to 25% इज द ड्राई मैटर इन दिस, 10 to 25%, और बाकी वाटर होगा। और इस 10 to 25% ड्राई मैटर में भी जो सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपोनेंट है, दैट इज 90% ऑफ दिस ड्राई मैटर, वो है सुक्रोज। दैट इज अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, डाइसेक्राइड। हम बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ चुके हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए क्यों सूटेबल है। याद है कि एक तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, सॉरी एक तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग नहीं, एक तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और दूसरा ये हाईली सॉलेबल है वाटर के अंदर एज कंपेयर टू द अदर। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये एक सूटेबल ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट है। और इसके साथ साथ जो बाकी ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होंगे वो कोई हार्मोन्स वगैरह हो सकते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। अच्छा, अब ये चीजें मूव कैसे करेंगी, ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म क्या है? सो द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसलोकेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फ्लो और मास फ्लो थ्योरी, या इसको मंच थ्योरी भी कहा जाता है। मंच उस साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको रिपोर्ट किया था। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मंच हाइपोथेसिस या मंच थ्योरी। According to this theory, the sugar produced in the source, जैसे ये source cells and leaf cells हैं, यहाँ पर sugar produce हुई है। So sugar produced in the source region, such as photosynthesizing leaf cells या कोई storage places, ये sucrose, it is loaded in the phloem sieve tube elements by the companion cell. Companion cell इधर से उसको उठाएंगे और deposit कर देंगे into the sieve tube cell। तो सुक्रोज जैसे जैसे सीव ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट होगी, और चूंकि सुक्रोज इज हाईली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, सो ड्यू टू इट्स एक्सेस, ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन इन द सीव ट्यूब, व्हाट विल हैपन? ऐसी सूरत में इसके सोल्यूट पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? एज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज इंक्रीज्ड, तो इसके सोल्यूट पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? द सोल्यूट पोटेंशियल विल बी ड्रॉप्ड, क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने से सोल्यूट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये जो आप लोडिंग देख रहे हैं ना इसकी सुक्रोज की, इट मे इन्वॉल्व द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर एनर्जी खर्च हो सकती है, ठीक है, लोडिंग के वक्त। तो जैसे जैसे ये सुक्रोज यहां पे डिपॉजिट होगी, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द फ्लोएम इज इंक्रीज्ड, तो इसके इंक्रीज होने के साथ साथ सोल्यूट पोटेंशियल एंड द वाटर पोटेंशियल आर डिक्रीज्ड। और जब यहां पर सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएं, तो ऐसी सूरत में जो सराउंडिंग जाइलम सेल्स होते हैं, फ्लोएम के साथ ही नेबर में जाइलम सेल्स मौजूद होते हैं, सो एज अ रिजल्ट वाटर मूव्स टू फ्लोएम बाय द ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम सेल्स। और जब ये नियर बाय जाइलम सेल्स से वाटर मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि इट इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे अभी हमने वो रूट प्रेशर के केस में कहा था ना कि रूट जाइलम सेल्स में पहले मिनरल्स डिपॉजिट होंगे, फिर वाटर आएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। जस्ट लाइक दैट, पहले सुक्रोज डिपॉजिट हुआ सीव ट्यूब सेल में, सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो सराउंडिंग
या नियर बाय जाइलम सेल से अब वाटर भी उसके अंदर दाखिल हुआ और इस तरह से वाटर के दाखिल होने से यहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ और एक सॉल्यूशन यहां पे फॉर्म हो गया। सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर will be higher in the source region or will be higher in the sink region? What do you think? कौन से रीजन में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू हाई होगी? सोर्स में ज्यादा होगा ना? सोर्स में ज्यादा होगा, चूंकि वहां पर डिपोजिशन हो रही थी, लोडिंग हो रही थी, साथ वाटर भी दाखिल हो रहा था, इस वजह से सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज हायर इन द सोर्स रीजन और सिंक में ये चूंकि लोअर होगा तो इस तरह से एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। So the pressure gradient from the source to sink causes the translocation from the area of high hydrostatic pressure to the area of the lower hydrostatic pressure. इस तरह से ये translocation शुरू हो जाएगी और जब ये ट्रांसलोकेशन शुरू हो जाएगी फ्रॉम वन सीव ट्यूब टू अनदर तो ग्रेजुअली इसकी पेस बढ़ती चली जाती है और तकरीबन इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी अचीव होती है? 1 मीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में तकरीबन 1 मीटर का फासला ये तय करेंगे ये सैप। ये कोई ऐसे ब्लड की सर्कुलेशन की तरह नहीं है, ऐसे दिल बार बार धड़क रहा हो और चीज़ें सर्कुलेट कर रही हो। तो प्लांट के पास यूं कोई हार्ट टाइप का पंपिंग ऑर्गन नहीं है, तो इस तरह से ये बहुत स्लोली 1 मीटर पर आवर की रफ्तार से ये इस तरह से फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया मूवमेंट होगी। और ड्यूरिंग मूवमेंट कोई एनर्जी खर्च होगी? नो एनर्जी is consumed during the translocation, but during loading एनर्जी खर्च हुई थी, yes। और इसी तरह से आखिर में जब ये सॉल्यूशन पहुंच जाएगा अपने सिंक पर, when this solution is reached to the sink such as the root cells actively absorb the organic solutes from the solution, यानी अनलोडिंग के दौरान अगेन यहां पर एनर्जी खर्च हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रेशर फ्लो या मास फ्लो थ्योरी है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी है? व्हाट डू यू थिंक? सर एक्टिव है, पैसिव है, वो सिर्फ बेटे लोडिंग अनलोडिंग में एनर्जी खर्च हुई थी जी, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसलोकेशन हो रही है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। देयरफॉर दिस इज सपोज्ड टू बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी, दिस इज नॉट अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ओके, तो अब ये देखो जो लॉस ऑफ सोल्यूट होगा यहां से, जब फ्लोएम से सोल्यूट निकल जाएगा एक्टिवली, the loss of solute in the phloem sap causes the increase in the solute potential and the water potential, क्योंकि जब ये एक्टिवली सुक्रोज को खींच लिया जाएगा ना सिंक के जरिए, तो अब इस फ्लोएम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल हाई हो जाएगा, तो लिहाजा वाटर भी फिर यहां से निकलकर जाइलम की तरफ मूव कर जाएगा और फ्लोएम सेल खाली। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के जरिए होती है। सर मुझे अनलोडिंग समझ नहीं आई, आपने जो भी बताया। अनलोडिंग भी बेटे ये जो सिंक सेल्स होते हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से खींचते जाते हैं, यानी इसमें बीच में कई एक सिंक आ सकते हैं और हर सिंक अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से सुक्रोज को खींचता चला जाएगा और ऐसा से उसकी कंसंट्रेशन ड्रॉप होती चली जाएगी। ठीक है, तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में एनर्जी खर्च होगी, बट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ये हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्लांट वाला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर कल से हम ये एनिमल वाला पोर्शन शुरू करेंगे और उसके अंदर ये जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पहले और इसके बाद आगे फर्दर चीज़ें कवर करते जाएंगे हम। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.